आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहला वीडियो देखें। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय व्यवहार बनाए जाते हैं उसे कहते हैं लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च को खत्म होती है। इसे हम कहते हैं लेखांकन अवधि। अर्थात किसी भी व्यवसाय की प्रारंभ होने की तिथि 1 साल से कम हो सकती है, लेकिन लेखांकन की अवधि प्रति वर्ष 1 वर्ष होगी। इट मीन्स ये ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका व्यवसाय 1 अक्टूबर को स्टेबलाइज हुआ है, स्थापित किया गया है, तो बताइए आपके व्यवसाय की वित्तीय वर्ष कितनी अवधि का होगा। तो वित्तीय वर्ष हमेशा व्यवसाय के प्रारंभ होने के वर्ष से संबंधित होता है, तो हम ये कह सकते हैं 6 मंथ। बट यदि आपसे पूछा जाए कि कर निर्धारण वर्ष कितने वर्ष का होगा, तो कर निर्धारण वर्ष हमेशा 1 साल का होगा। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप मेंशन करना दिमाग में कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच में जो डिफरेंस होता है, द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1 ईयर बट असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 1 ईयर। नेक्स्ट, जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वो सूचनाएं प्रदर्शित करती है जांच योग्यता को, उपयुक्तता को, प्रासंगिकता को। उपयुक्त में से करेक्ट आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट, वो संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा ना ही उसका परिसमापन होगा वो कहलाएगा सतत व्यापार। सतत व्यापार अवधारणा वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत व्यापार की निरंतरता बनी रहती है और जिसके ना तो हम भविष्य में उसको बेचेंगे, जबकि उसको कंटिन्यूसली हम उसको निरंतर क्या करेंगे, वृद्धि करते रहेंगे। लेखांकन सूचनाओं को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है प्रासंगिकता, पूर्वग्रह मुक्ति, सेकंड विश्वसनीयता व तुलनीयता, तुलनीयता व समरूपता। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वसनीयता व तुलनीयता। अर्थात विश्वसनीयता और तुलनीयता से तात्पर्य यहाँ पर लेखांकन सूचनाओं को विश्वास योग्य और एक वर्ष को दूसरे वर्ष से तुलना योग्य बनाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होता है वस्तुपरकता पर या व्यक्तिपरकता? वस्तुपरकता पर। लाभ का अनुमान न लगाने और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करने की नीति अपनाई जाती है, उसे कहते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से हम लाभों को ध्यान में न रखकर भविष्य में होने वाली हानियों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट, आय साधारणतः निम्नलिखित समय पर कमाई गई मानी जाती है जब विक्रय किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जब विक्रय किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को कर देते हैं तो ऐसी दशा में उसके प्रति हमारा दायित्व हमारी आय जो होती है वो उपार्जित हो चुकी होती है। ऐसी आय जो कमा तो ली गई है लेकिन प्राप्त होना बाकी है, ऐसी आय को कहते हैं उपार्जित आय। नेक्स्ट, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों को दर्ज करने की प्रणाली कौन सी है? तो हम ये कहते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम विकास लुकास पेसियोली ने सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में किया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विप्रविष्टि का अर्थ किसी लेन देन को एक खाते के नाम पक्ष में और दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना होता है। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदेन माना जाता है, जिसे कहते हैं पृथक स्थिति की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि व्यापारी और व्यापार का अस्तित्व हमेशा पृथक पृथक रहेगा
व्यापार की संपत्ति व्यापारी की नहीं और व्यापारी की संपत्ति व्यापार की संपत्ति में काम नहीं आएगी। नेक्स्ट, चालू व्यवसाय की संकल्पना के अनुसार एक व्यवसाय के बारे में दृष्टिकोण होता है अनिश्चित जीवन काल का। रूढ़िवादी संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। रूढ़िवादी संकल्पना ये कहती है कि स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो उस पर किया जाएगा। नेक्स्ट, द्विपृष्ठीय प्रणाली की जिस अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है वो है अंतिम खातों से निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही है? संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था लुकास पेशियोली ने। किसने किया था? लुकास पेशियोली ने। लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं होती है: प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। प्रारंभिक लेखा के अंतर्गत जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स और सारांश के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है, ऐसा कौन सी अवधारणा है? संदिग्ध दायित्व को पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणाओं के हिसाब से चिट्ठे के नीचे दिखाया जाता है। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण आधारित है द्विपक्षीय अवधारणा पर। द्विपक्षीय अवधारणा ऐसी अवधारणा है जो एक खाते को नाम पक्ष में और दूसरे खाते को जमा पक्ष में दर्शाती है। निम्नलिखित में से लेखांकन अवधारणा नहीं है। वसूली की अवधारणा, वसूली की अवधारणा निम्नलिखित में से लेखांकन अवधारणा नहीं है। हमारी ये क्वेश्चन यही था। वसूली और आगम की मान्यता, लागत की मान्यता, निरंतरता की मान्यता, जबकि संगति और एकरूपता ये हमारे लिए एक तरह से परंपरा है। लेखांकन की विधि जिस कंपनी अधिनियम अन्य अधिनियमों में मान्यता प्राप्त हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली। व्यवसाय में गुप्त संचय का निर्माण कौन सी संकल्पनाओं के दुरुपयोग से होता है? तो वही रूढ़िवादिता। क्योंकि रूढ़िवादिता ये कहती है कि हमें लागत लाभ को ध्यान में ना रखकर सर्वप्रथम किसको ध्यान में रखना होता है? हानियों के आयोजन को। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि गुप्त संचय का निर्माण होगा तो वो रूढ़िवादिता की अवधारणा से होगा। नेक्स्ट, देनदारों पर डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस संकल्पना पर आधारित है? तो एक बात बताइए, डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, इट मीन्स भविष्य में होने वाले हानियों के लिए है। तो ऐसी दशा में से कह सकते हैं विवेकशीलता की अवधारणा या फिर रूढ़िवादिता की अवधारणा। व्यवस्थित्व संबंधी संकल्पना से आशय व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय के प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। अर्थात अस्तित्व संबंधी का मतलब सेपरेट एंटिटी ये कहती है कि व्यापार के स्वामी का व्यापार से प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। एक व्यवसाय की कुल संपत्ति 1,80,000, बाहरी दायित्व 1,40,000, तो स्वामी की पूंजी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या अवेलेबल है? लाइबिलिटीज़ और असेट्स है, दोनों आपस में लेस हो जाएंगे तो क्या बचेगा? कैपिटल। तो कैपिटल की वैल्यूशन हम कह सकते हैं 40,000 रुपये। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण के अनुसार पूंजी है, तो पूंजी जो होती है कैपिटल संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने तो कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ पढ़ा था, ये इंटरनल और एक्सटर्नल की क्या प्रॉब्लम है? तो मैं अब आपको ये बता दूं कि इंटरनल जो मेरी लाइबिलिटीज़ होगी वो मेरी खुद की कैपिटल है, जबकि एक्सटर्नल जो है वो आउटसाइडर होगी, जैसे डिबेंचर है, बैंक लोन है, मॉर्गेज लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है। देन इस तरीके से हमारी ये सारी की सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट, एक फर्म की कुल संपत्ति 30,000 और पूंजी 20,000 रुपये हो तो दायित्व की राशि क्या होगी? अब मुझे आप बताएं कि कैपिटल असेट और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ वो 10,000 रुपये। एक व्यवसाय की पूंजी 1.5 लाख रुपये, बाहरी दायित्व 1,20,000 रुपये, तो संपत्ति का मूल्य क्या होगा? आपको पता है कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़,
तो दोनों को ऐड कर ले में आप, तो 270 आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, लेखांकन नीति तथा परंपराएं वर्ष प्रतिवर्ष नहीं बदलती हैं। इसे कहते हैं सततता की, कौन सी अवधारणा? सततता की अवधारणा। करेक्ट आंसर 1। लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का ही लेखा किया जाएगा, मात्रात्मक नहीं। यह अवधारणा मुद्रा मापन की अवधारणा, क्योंकि मौद्रिक लेन देनों को लिखना ही व्यवसाय का उद्देश्य है। वसूली की अवधारणा क्या कहलाती है? तो जब माल प्राप्त हो जाता है या माल का आदेश हो जाता है या माल की सुपुर्दी ग्राहक को दे दी जाती है, तो वसूली की अवधारणा तो उत्पन्न होती है जब माल की सुपुर्दी ग्राहक को, अर्थात माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हमने किसको कर दिया है? ग्राहक को कर दिया। तो ऐसी दशा में ये वसूली होगी। नेक्स्ट, लेखाकार को सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करनी चाहिए, भावी आय की नहीं। यह अवधारणा रूढ़िवादिता की अवधारणा, जिसका सेकेंडरी नाम अनुदारवादिता कहलाता है। मिलान की अवधारणा आधारित होती है। मिलान की अवधारणा उपार्जन की अवधारणा पर आधारित होती है, अर्थात एक लेखांकन समयावधि में प्राप्त आयों का उसके व्ययों से मिलान करना। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण है द्विपक्षीय अवधारणा पर। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत और बाजार दोनों में से कम पर किया जाए, जैसे हम पहली बात कर चुके हैं, रूढ़िवादिता अवधारणा या अनुदारवादिता अवधारणा। विनियोगों के बाजार मूल्यों को चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है, यह कहलाती है पूर्ण प्रकृतिकरण की अवधारणा। नेक्स्ट, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियों वर्गीकृत किस अवधारणा के तहत किया जाएगा? सतत संस्थान, निरंतरता की अवधारणा ही हमारे व्यापार की संपत्तियों को स्थायी और चालू में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मूल्यह्रास की स्थायी लेखा पद्धति का प्रयोग, मूल्यह्रास की स्थायी लेखा पद्धति का प्रयोग किस अवधारणा के आधार पर होता है? वो है अनुदारवादिता। इट मीन्स आयोजन है हमारे पास में। नेक्स्ट, एक व्यावसायिक उपक्रम किसी महत्वपूर्ण कानूनी विवाद को दर्शाने में असफल रहती है, जिससे हानि हो सकती है। इस स्थिति में किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन किया है? तो इसे हम कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा का उल्लंघन किया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।